हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज विद जॉय। आज का हम लोग का टॉपिक है साइंस टू बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 7, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। मैंने चैप्टर नंबर 6 क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स कर लिया है। आई हैव रिकॉर्डेड इट एंड अपलोडेड। इफ यू वांट यू कैन सी एंड दैट इन माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ये वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको फिर ही समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम का चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको फिर ही समझ में आएगा। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वरना आप बहुत बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपको समझने में। तो शुरू करते हैं। हम पहले टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स देख लेते हैं। ये इकोसिस्टम में 5 तरीके के टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर, 4 होते हैं कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स एक ही है, प्लांट्स। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, वन एंड ओन। एंड देन कम्स प्राइमरी कंज्यूमर्स, हर्बीवोरस। आप सभी को पता होगा ये हर्बीवोरस प्लांट्स पे फीड करते हैं अपने फूड के लिए। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड है। फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कार्निवोरस। आप सभी को पता है कि कार्निवोरस हर्बीवोरस पे फीड करते हैं अपने फूड के लिए। तो फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स डिपेंड होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स पर। फिर आता है एपेक्स कंज्यूमर्स, वो भी कार्निवोरस है। एपेक्स कंज्यूमर्स और कार्निवोरस के बीच में डिफरेंस है कि सेकेंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं, लेकिन एपेक्स कंज्यूमर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स को भी खाते हैं एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स पे ही डिपेंड भी होते हैं, और कुछ कुछ तो प्रोड्यूसर्स पे भी डिपेंड होते हैं। तो एपेक्स कंज्यूमर्स अपने से नीचे सारे लोवर्स को डिपेंड है अपने खाने के लिए। फिर आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड कंज्यूमर्स, क्योंकि ये हर्बीवोरस पे भी फीड करते हैं, कार्निवोरस पे भी करते हैं और प्रोड्यूसर्स भी करते हैं। लेट्स जस्ट रिवाइज। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर Producers give food to primary consumers. Primary consumers become food of secondary consumers. Secondary consumers become food of apex consumers, and also primary consumers become food of apex consumers. And omnivorous depend on producers, primary consumers, and carnivorous. So these were some important basics to know. Now let's go further. I have given some example of each. Primary consumer example is deer, apex consumer example fox, secondary consumer example frog, and omnivorous example obviously humans. Producers as a beautiful plant flower, chrysanthemum. Let's now go further. Food chain. Now our next topic is food chain. What is a food chain? Food chain, you have learned about that in lower standards. Let's revise it. Interactions go on continuously between producers, consumers, and saprophytes. There is a definite sequence in these interactions which is called the food chain. Producers, consumers और saprophytes के बीच में इंट्रैक्शंस कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। इन इंट्रैक्शंस को जब डेफिनेट सीक्वेंस में जोड़ा जाता है तो उससे एक फूड चेन बनती है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है, सन से प्रोड्यूसर को एनर्जी मिलती है। प्रोड्यूसर्स ग्रास ऑपर ग्रास पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। फ्रॉग ग्रास ऑपर को खाता है, स्नेक फ्रॉग को खाता है, ईगल स्नेक को खाता है, और सब ये सभी मर जाते हैं तभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको खा लेते हैं, उनकी डेड बॉडीज को डिकम्पोज कर देते हैं। सो इसी तरह एक फूड चेन कनेक्ट हो जाती है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अ फूड वेब। अब ये फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंस मैं बता देता हूँ। फूड चेन एक वन वे होता है,
वो एक ही तरह के से जाता है, मतलब वन एनिमल ऑन वन मोर, बट फूड वेब में बहुत सारे लोग एक साथ एक पे ही डिपेंड हो जाते हैं. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड लाइक बाय एग्जाम्पल. सी, आई हैव गिवन अ डायग्राम. एक ही आप देख सकते हैं कि एक एनिमल कितनों पे डिपेंड हो रहा है, वो एरो से दिखाया जा रहा है, लेकिन फूड चेन में ऐसा नहीं होता. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ फूड वेब एंड अ फूड चेन. Let's see what is a food web. An organism may be the prey for many other organisms. For example, an insect feeds upon leaves of various plants, but the same insect is the prey for different animals like frog, wall lizard, birds, etc. अब एक इंसेक्ट प्लांट्स के ऊपर फीड करता है अपने खाने के लिए, लेकिन वही इंसेक्ट वॉल लिजर्ड के लिए खाना है, बर्ड्स के लिए खाना है, फ्रॉग के लिए खाना है एक्सेट्रा. तो इसे एक फूड वेब बन जाता है. If this is to be shown in a figure, it will form an intricate web instead of a linear food chain. Such an intricate network is called a food web. A food web एक intricate network है. So this was the concept of a food web. Let's go further. Trophic levels. There are four main trophic levels. So let's see what are trophic levels. Each level in the food chain is called a trophic level. A trophic level is the step at which the organism obtains its food in the chain. The amount of matter and energy gradually decreases from producers at lowest level to top consumers at the highest level. हर एक लेवल फूड चेन का एक ट्रॉफिक लेवल है. A trophic level is the step at which organism obtains its food in the chain. The amount of matter and energy gradually decreases. जो amount of matter और energy होता है वो decrease होता है जैसे एक एक trophic level से आगे जाते जाते हैं. Producer से आगे जाएंगे तो amount of matter energy will decrease. I have shown you a diagram. First one is producers, then comes the first trophic level, primary consumers, second trophic level, carnivores, and third is omnivores or tertiary consumers. So this was the concept of trophic levels. Let's go further. Energy pyramid. Now it's a very important topic to understand. What is an energy pyramid? So energy transfer that takes place at each trophic level is a energy pyramid. There are different levels of energy exchange in the food chain. The initial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange. Similarly, the number of organisms also decreases from the lowest level to the highest level. This pattern of energy exchange in an ecosystem is called the pyramid of energy. There is a law for energy transfer that only 10% energy is transferred from one trophic level to another trophic level. So, this concept is also like that only. I have shown you primary producers have 100% energy. Then it goes primary consumers have only 10% energy. Then secondary consumers get only 1% energy. It decreases as it goes above. And it is a energy transfer. It is a one-way transfer. The sun is the most important source of energy in an ecosystem. Green plants of the ecosystem store some of the solar energy in the form of food. Before reaching the decomposers, this energy is passed on from one trophic level to the next. Decomposers dissipate some amount of energy in the form of heat. However, no part of the energy ever returns to the sun. Hence, such passage of energy is referred to as one-way transport. The passage of energy is referred to as one-way transport because never sun gets the energy that producers had taken from them. कभी भी सन को वापस एनर्जी जाती नहीं है. जो एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर से लिया था वो भी प्रोड्यूसर को कभी वापस नहीं मिलने वाला. तो ये सिर्फ एक वन वे ट्रांसपोर्ट है. ये जो डिकम्पोजर्स मैंने डायग्राम में दिखाया है वो इस तरह है क्योंकि वो सभी को खाते हैं. और एनर्जी इज ऑल्सो लॉस्ट एज हीट.
That's why it is decreasing. Pyramid of energy in an aquatic ecosystem. I've just taken an example for making better understanding. Phytoplanktons means the plants inside the water. Zooplanktons are small animals, and fishes big, larger than zooplanktons, and humans. Here that I have written 10,000, that KCAL is kilocalories. Kilocalories. It's a measure for energy, unit for energy. So let's see. Five phytoplanktons have 10,000 kilocalories. Zooplanktons get only 1,000 kilocalories. And then fishes get only 100 kilocalories. And then humans get at very less kilocalories, 10 only. Only 10 kilocalories humans get. So this was a flow that only 10% of energy is transported from one trophic level to another trophic level. And it's very important. And now I'm going to take a biogeochemical cycle concept. Though the energy flow in an ecosystem is one way, this flow of nutrients is cyclical. All organisms need nutrients for their growth. The cyclical flow of nutrients within an ecosystem is called the biogeochemical cycle. जो nutrients का cyclical flow होता है, cyclical flow means it is not one way transport, it will come back to it. So it is an within an ecosystem is called the biogeochemical cycles. There are types of biogeochemical cycles. One I will tell you, gaseous cycle. It is an accumulation of the main abiotic gaseous nutrient materials is found in the Earth's atmosphere. Gaseous cycles means the cycle of a gases, which includes nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor, etc. And there is one more, sedimentary cycle, an accumulation of the main abiotic nutrient materials in found in soil, sediment and sedimentary rocks, etc. of the earth. मतलब sedimentary means soil components and rocks की cycle includes soil components like iron, calcium, phosphorus, etc. The gaseous cycle is a speedier cycle than the sedimentary cycle. For example, if a CO2 has accumulated in an area, it is quickly dispersed with the wind or absorbed by plants. गैशियस साइकिल ना सेडिमेंट्री साइकिल से ज़्यादा तेज़ होती है. एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह एक्यूमुलेट हुआ है, वो फटाफट प्लांट्स उसे ले लेंगे, लेकिन इस तरह से सेडिमेंट्री साइकिल में नहीं होता. दिस इज द डिफरेंस. नाउ लेट्स सी द थ्री मेन साइकिल्स ऑफ द एनवायरनमेंट. फर्स्ट वन is the carbon cycle. Very important. The circulation and recycling of carbon from the atmosphere to living organisms and their after their death back to the atmosphere is called a carbon cycle. The circulation और recycling होता है कार्बन का एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद वापस एटमॉस्फेयर में जो कार्बन आ जाता है उसे बोलते हैं कार्बन साइकिल. Abiotic carbon atoms are circulated and recycled into biotic form mainly through photosynthesis and respiration. से अबायोटिक कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो सर्कुलेट होते हैं और रिसाइकल होते हैं बायोटिक फॉर्म से मेनली थ्रू फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन से होते हैं. द कार्बन साइकिल इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. इसमें क्या होता है, प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से. सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स टू. वो कार्बन कंपाउंड्स भी बनाते हैं जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स. और हर्बीवोरस फीड अपॉन प्लांट्स, कार्निवोरस फीड अपॉन हर्बीवोरस. हर्बीवोरस प्लांट्स पे फीड करते हैं और कार्निवोरस फीड अपॉन herbivores. So in this way, biotic carbon is transported from plants to herbivores, from herbivores to carnivores, and from carnivores to apex consumers. Plants to herbivores जाता है, फिर herbivores से carnivores जाता है, carnivores से apex consumers के पास जाता है. और eventually after that, all types of consumer are decomposed by decomposers like bacteria and fungi, and carbon dioxide is released again into the atmosphere and used again by living organisms. Eventually, after the death of all these organisms, all types of consumers decompose करते हैं बैक्टीरिया और फंगाई जैसे डिकम्पोजर्स.
और वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और उनके फॉसिल फ्यूल बनने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में निकल जाता है। कैसे? फैक्ट्रीज में उस फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है, उस तरफ वो वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। So after the death of living organisms, carbon goes to the atmosphere and is again taken by living organisms. ये the concept था carbon cycle का. Now let's go further with another cycle. This is oxygen cycle, the second important cycle of environment. Oxygen forms 21% of the atmosphere. Oxygen 21% लेता है atmosphere का. It is also present in the hydrosphere and lithosphere. Circulation and recycling of oxygen within the biosphere is called the oxygen cycle. Circulation और recycling जो होता है विद ऑक्सीजन का, वो भी विद इन द बायोस्फीयर जो फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर से, उसे बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल. This cycle too includes both the biotic and abiotic components. And इसमें भी biotic और abiotic दोनों components होते हैं. Oxygen is continuously produced as well as used up in the atmosphere. Oxygen is highly reactive and it readily reacts with other elements and compounds. Oxygen बहुत ही highly reactive होता है, वो other compounds और elements के साथ जल्दी react कर लेता है. As oxygen is found in various forms like molecular oxygen, water H2O, carbon dioxide CO2, inorganic compounds etc. The oxygen cycle of the biosphere is extremely complex. जैसे ऑक्सीजन बहुत सारे फॉर्म्स में मिलता है, इसलिए ऑक्सीजन साइकिल जो बायोस्फीयर की है वो बहुत ज़्यादा complex है. Oxygen is released in the process of photosynthesis, whereas it is used up in processes like respiration, combustion, decomposition, corrosion, rusting, etc. Oxygen फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होता है और उसके बाद उसे यूज़ किया जाता है रेस्पिरेशन में, कंबशन मतलब फायरिंग में, एंड डिकम्पोजिशन में भी यूज़ होता है और कोरोशन और रस्टिंग में भी यूज़ होता है. रस्टिंग मीन्स रैज को बहुत सारी मेटल की चीज़ें एक समय के बाद रस्ट हो जाती है ना, उसे रस्टिंग बोलते हैं, वो ऑक्सीजन की वजह से होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइकिल इज नाइट्रोजन साइकिल. So let's see what is nitrogen cycle. Nitrogen forms 78%, that is the maximum portion of the atmosphere. सबसे ज़्यादा पोर्शन नाइट्रोजन कवर करता है एटमॉस्फेयर का 78%. It is necessary for the maintenance of the cycle of nature. The circulation and recycling of nitrogen gas into the form of different compounds through various biotic and abiotic processes in nature is called the nitrogen cycle. जो circulation और recycling और in the form of different compounds में होता है through various biotic and abiotic processes से in nature is called the nitrogen cycle. All organisms participate in the nitrogen cycle. It is an important component of proteins and nucleic acids. सभी organisms इस cycle में participate करते हैं और it is important. Nitrogen is the important component of nucleic acids and proteins. As compared to other elements, it is inactive and does not easily combine with other elements. ये दूसरे कंपेयर से कंपेयर किया जाए तो ये inactive है और इतने जल्दी से combine नहीं होता दूसरे elements के साथ. Most organisms cannot use the free form of nitrogen. Now let's see some important processes of the nitrogen cycle. First process is nitrogen fixation. इसमें क्या होता है? Conversion of nitrogen into nitrates and nitrites, ये दोनों compound है through atmospheric, industrial and biological processes. Atmospheric, industrial और biological processes के मदद से नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स कंपाउंड्स में बदलने को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं. फिर सेकंड आ जाता है अमोनिफिकेशन. उसमें क्या होता है? रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सट्रैक्टिव वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जो डिकम्पोजिशन होता है और डेड बॉडीज़ का, उससे अमोनिया रिलीज होता है और साथ ही साथ एक्सट्रैक्टिव वेस्ट होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, उससे भी ही अमोनिया रिलीज हो जाता है. फिर आ जाता है थर्ड नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड देन नाइट्रेट. नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया को नाइट्राइट में पहले बनाते हैं, उसके बाद उसमें नाइट्रेट में पहले बना देते हैं. फिर डीनाइट्रिफिकेशन में उसका उल्टा हो जाता है, नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन, ये ऑपोजिट्स है. तो डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू गैसियस नाइट्रोजन. जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हमें मिले होते हैं नाइट्राइट नाइट्रेट, वो सबको वापस गैसियस नाइट्रोजन में बना देते हैं. तो ये था द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम चैप्टर. मेरे को उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा.
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन। और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप उसे बेझिझक डाल सकते हैं और इसे शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।